बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की खबर सामने आई कि उनके कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, फौजी तहवील में ले लिया गया है। अब सूरत हाल बहुत ही खतरनाक होती चली जा रही है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी ये बता रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल, यानी कि इमरान खान के लिए सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। और अब फैज़ हमीद के बाद इमरान खान की अगली बारी। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब इस वक्त नया कट्टा खुला हुआ है। अरशद शरीफ शहीद का कातिल इमरान खान, ये एक नई तहकीकाती रिपोर्ट है, यानी कि GHQ की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। अब इमरान खान साहब को फांसी देने का ऐलान है या फिर मामला किस जानिब जाएगा, बड़ी अहम तीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ नया कट्टा खुला है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। फिर दूसरी जानिब मार्शल्लाह आर्मी चीफ की नई जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। अंदर खाते चल क्या रहा है, सूरत हाल क्यों नाजुक है, और फिर GHQ के अंदर क्या चल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की नजरें आर्मी चीफ की जानिब लगी हुई है, क्योंकि पूरी सियासत उनके गिर्द घूम रही है। आप उनकी ताकत को सियासत से नफी नहीं कर सकते। बड़ी अहम तीन तफसीलात हैं, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज अचानक से एक खबर सामने आती है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो है, उनकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। अब ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कहाँ से शुरू होती है कि जो टॉप सिटी केस था जिसमें उन पर इल्जामात लगाए गए, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच अपने तहरीरी फैसले में ये बात करता है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं वो इंतहाई गैर संजीदा हैं, इंतहाई संजीदा हैं, आप उनको नफी नहीं कर सकते। अब जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो एक बड़ी ताकतवर शख्सियत रह चुके हैं। वो DGC रहे, वो फिर साबिक DJIS आए, फिर उनको जनाब कोर कमांडर लगाया गया, फिर जनरल आसिम मलिक साहब आते हैं, और जैसे ही जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो आर्मी चीफ अपॉइंट होते हैं। हालांकि फौज का एक म्यार है कि अगर किसी जूनियर जनरल को सीनियर जनरल की बजाय जूनियर जनरल को आर्मी चीफ लगा दिया जाए तो बाकी जो सीनियर जनरल हैं वो सुपरसीड कर जाते हैं और वो जूनियर जनरल के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। हालांकि ये एक आइन और कानून है कि अगर आप अपना काम जारी रखना चाहते हैं तो करें, लेकिन आम तौर पर बात यह है कि सुपरसीड करते हैं और वो जनाब वॉलंटियरली रिटायर्ड हो जाते हैं और जूनियर के नीचे काम करना वो पसंद नहीं करते। अब जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जनरल आसिम मलिक के जूनियर थे। अब जैसे ही जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो आर्मी चीफ अपॉइंट होते हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो अपना इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देकर जनाब घर चले जाते हैं। जनरल अजहर अब्बास साहब जो हैं उनका भी आर्मी चीफ की फहरिस्त के अंदर नाम था, उन पर भी डिस्कशन हो रही थी। वो जनाब इस्तीफा देकर घर चले जाते हैं और फिर कोर कमांडर मंगला से इस्तीफा लिया जाता है और फिर लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो सलमान गनी साहब लाहौर के कोर कमांडर थे, 9 मई केसेस में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो यूं 4 जर्नैल जो हैं वो फौज को छोड़कर गए। अब सबके अंदर ये जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनकी जो रिटायरमेंट थी या उनका जो इस्तीफा था वो ये बता रहा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक और फैज़ हमीद एक दूसरे के आमने सामने। फैज़ हमीद साहब अपनी लॉबी कर रहे थे कि वो आर्मी चीफ बन जाएं और उनको इमरान खान से जोड़ा जा रहा था कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं। लेकिन उस सब के अंदर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजा साहब जो हैं वो हमें बुलाया करते थे इजाज़ुल हक के घर में, और वहां पर अगर हमें कहते थे कि इमरान खान से हमारे हाथ खड़े हैं तो आए हुकूमत संभालें। यानी कि इमरान खान और फैज़ हमीद का जो गठजोड़ की बात हो रही थी वो तो बयानियन का यहाँ पर पिट गया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि हम लोग इनसे मुलाकातें किया करते थे। अगर फैज़ हमीद साहब इतना इमरान खान का खैर ख्वाह होता तो वो रजीम चेंज ऑपरेशन को रोक सकता था, नहीं रुका। अगर फैज़ हमीद साहब इमरान खान के इतने खैर ख्वाह होते तो वो अपोजिशन की उस वक्त की अपोजिशन से मुलाकातें क्यों कर रहे थे कि हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं। लेकिन जनाब मामला कुछ और था। जनरल फैज़ हमीद साहब को जोड़ा जा रहा था कि इमरान खान की पॉलिसीज ये बनाते हैं। 9 मई जो प्लॉट हुआ उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। तीसरा ये कि चकवाल से ही इमरान खान और PTA की पॉलिसीज को चलाया जाता है और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ और फैज़ हमीद की कोई लड़ाई चल रही है, यानी कि एक नैरेटिव ये बनाया गया। अब जनाब उस सब के अंदर आज खबर ये चलती है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को फौज ने अपनी तहवील के अंदर ले लिया। अब कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, डेफिनेटली सजाए मौत या फिर उनको 10-12 साल कैद हो सकती है, या फिर जो जुर्म होगा उनका उसके मुताबिक उनको एक सजा दे दी जाएगी और वो फौजी तहवील के अंदर होंगे, उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उनसे उनका रैंक छीन लिया जाएगा और उनको कोई प्रोटोकॉल कोई इमरात जो है वो फौजी जो रिटायर्ड की नहीं दी जाएंगी। अब ये खबर बड़ी नाजुक थी कि इमरान खान का फिर मुस्तकबिल क्या होगा।
जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी ये बता रही है कि इमरान खान के लिए तबले जंग बच चुका है। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि फौज बड़ी गुस्से के अंदर है, मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को माफ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा है कि खान साहब जो है वो एक बयान दे दें। बयान ये है कि हम 9 मई की मजम्मत करते हैं। बयान ये है कि इमरान खान साहब जो है वो इस बात को इतराफ़ कर लें कि उन्होंने 9 मई किया है, वो माफ़ी मांगे कौम से, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। खान साहब ये बात करते हैं कि जनाब मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आप कुरान पर हाथ रखकर ये बता दें कि मैंने 9 मई किया, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाते? आप मुझे सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं दिखाते जिस पर ये पता चल सके कौन को कि 9 मई का असल मास्टरमाइंड कौन है? पेशावर हाई कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, हम 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन नहीं बनाएंगे। किसके हुक्म पर ही कहा गया? कौन इतना ताकतवर है कि काबीना केपी की काबीना ने ये इस बात को मंजूर किया कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता। अब ये फौज का मामला है, वहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि फौज के ऊपर अगर हमला है, फौज ये समझती है कि हमारे ऊपर ये हमला हुआ है तो हम इमरान खान का कला कमा कर देंगे, इमरान खान को माफ नहीं करेंगे और इमरान खान को अब हमने निशाने इबरत बनाना है। अब हुआ क्या? अरशद शरीफ का कातिल इमरान खान। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि जनाब अरशद शरीफ का कातिल कौन, कैसे इमरान खान साहब हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि फैसल वाडा साहब ये सेनेटर हैं, आजाद सेनेटर बने। फैसल वाडा साहब जो हैं वो जितने बूट पॉलिश करते हैं आप सबको पता है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो जनाब दिन रात सजदे भी करते हैं। वो गेट नंबर 4 के ऊपर लटके होते हैं, वहां पर जनाब वो जो यासिम यासिम की जो वो वहां पर आवाजें कस रहे होते हैं। तो फैसल वाडा साहब आप अंदाजा करें कि जिस रात अरशद शरीफ शहीद जो है उनकी जनाब लाश पाकिस्तान लाई गई, फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा अरशद शरीफ कातिल कौन। उन्होंने कहा कि जनाब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मैं किसी इदारे के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, ये कोई अक्टूबर की बात है, नवंबर अक्टूबर का मामला है, साल 2 हो गया। तो जनाब आज साबिक वफाकी वजीर हैं और सिटिंग सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। वो कहते हैं कि फैज हमीद की गिरफ्तारी शुरुआत है, बड़े बड़े और बहुत बड़े बुत तुरम खानों ने गिरने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई से आज तक जो पुष्टनाई कर रहे हैं सबका टाइम आ चुका है। यानी कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी ये बता रही है कि इदारों के अंदर जो खान साहब कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी सपोर्ट है, मेरे पास बहुत सारी मदद है, इदारे मेरे साथ खड़े हुए हैं। नो डाउट खान साहब के साथ अंदर खाते इदारे खड़े हुए हैं। ऊपर की जो 3-4 ताकतें हैं वो समझती हैं कि इमरान खान ने हमारे खिलाफ बगावत की तो हमने इसको नहीं छोड़ना, लेकिन पूरा इदारा ये समझता है। आपने 8 फरवरी के दिन देख लिया, जो इदारे के अंदर भी वोटिंग होती है, बैलेट जो है वो पहले हो जाता है, एक दिन पहले उनकी वोटिंग हो जाती है, तो उसमें भी खान साहब जीत के। आप DHS की बात करें, उसमें भी खान साहब जो है वो जीत के, क्योंकि उनकी पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आए तो खान साहब ने क्लीन स्वीप तो किया। खान साहब को 80% वोट तो पड़ा, अवाम का बहुत बड़ा जम्या गफीर उनके पीछे तो मौजूद था। अब जना मामला ये है कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब फौज के अंदर जो लोग हैं जो इमरान खान को अंदर खाते खुफिया तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, जो खबरें फौज की लीक करते हैं, उनका वक्त आ चुका है। उनको भी इस तरह से उठा लिया जाएगा, उनका भी कोर्ट मार्शल होगा, उनको भी फौजी तहवील में ले लिया जाएगा। ये जनाब पॉलिसी है। फैसल वाडा साहब जब बात कर रहे हो तो इट मीन्स के ये बात कौन कर रहा है? ये बात बड़े घर वाले कर रहे हैं। अब वो मजीद कहते हैं कि आइन कानून के ठेकेदार वो सियासी हों या ताकतवर, सबकी बारी आ चुकी है। यानी कि जजेस को भी कहा गया कि आपकी बारी भी आ चुकी है, अब हमने आपको भी नहीं छोड़ रहा, अब अगली बारी जजेस की है। जस्टिस मंसूर शाह और बहुत सारे जज हैं। अब अंदाजा कर लें कि जस्टिस मंसूर शाह साहब का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं। काजी साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जनाब एक्सटेंशन दे दी जाए, और उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी क्योंकि वो निजाम के सामने लेटे हुए हैं। वो जनाब नंगा नाच, आप उसको कहते हैं कि नंगा नाच हो रहा है। अगर किसी ने पाकिस्तान में आना है तो वो देखिए कि इस्लामी जमहूरियत के अंदर नंगा नाच हो रहा है, ताकतवर नंगा नाच भी रहे हैं और नंगा नचवा भी रहे हैं, तो ये सारा कुछ तो होगा। फौज ने बहुत जबरदस्त काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कई महीने पहले बता दिया था कि जो खास है वो पाकिस्तान की तबाही की बड़ी वजह है, चाहे जमहूरी हो या एस्टैब्लिशमेंट का या आइन कानून का नुकसान हो, ये तो होना ही था। ये बहुत जबरदस्त फैसला हुआ है। जो लोग इस पुश्तनाही में थे समेत इस खास फैज हमीद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहा की तबाही तक लेकर गए हैं, उन्होंने साथ मिलकर सारी गेम करते रहे। जितने भी लोग पुश्तनाही में मुलविस हैं, यह भी शुरुआत है, बड़े बड़े बुत तुरम खानों में कर रहे हैं। ये जनाब उन्होंने कहा है कि फौज ने बताया है कि जनरल आसिम मीर की शक्ल में बहुत बड़ा ईमानदार और क़यादत है, और आसिम मीर साहब बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। चले बहुत अच्छा काम है कि उन्होंने मंडी तले टांग फेरी है और उन्होंने जनाब झाड़ू फेरी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, फैज हमीद साहब अगर आइन और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं तो इनको उल्टा लटकाएं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर हाजिर सर्विस कोई भी आइन और कानून के खिलाफ काम कर रहा है तो उनको क्यों नहीं उल्टा लटका रहे? अब देखें मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जब DGC थे इरफान साहब, मेजर जनरल थे बाजवा के दौर में, फैज हमीद के आने से पहले
تو اس وقت انہوں نے کوئی دھمکی دی تھی مریم نواز کو کہ ہم آپ کو مار دیں گے. تو اس کے بعد یہ خبر جب میڈیا کے اوپر چلتی ہے, جنرل باجوہ صاحب نے ان کی پروموشن نہیں ہونے تھی, ان کو ڈی جی سی کے عہدے سے ہٹا دیا. لیکن جب خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ وہ شخص ہے جس نے میرے اوپر گولیاں چلائی ہیں, اب آپ نام بھی جانتے ہیں, آج تک اس کو عہدے سے کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ عام ترین سوال ہے. آج تک اس کو ڈی جی سی کے عہدے سے ہٹا کر اس کی پروموشن کیوں نہیں روکی گئی؟ اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. اتنے خیر یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. تو جناب انہوں نے کہا کہ جنہوں نے انصاف کے معاملے میں اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں رکھا, آئندہ دنوں میں اس میں ارشد شریف قتل کیس کی چیزیں کھلتی نظر آئیں گی. پاکستان کے لیے یہ بہت خوش آئند ہے. اب وہ بات کرتے ہیں کہ جناب آئندہ دنوں میں ارشد شریف قتل کیس کی چیزیں کھلتی نظر آئیں گی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, یعنی کہ ندیم انجم صاحب اور میجر جنرل بابر افتخار صاحب جو اب لیفٹیننٹ جنرل ہیں, کورٹ کمانڈر کراچی ہیں, انہوں نے جناب ارشد شریف قتل وہ ہوئے, ان کی لاش پاکستان آتی ہے, ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے. اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا, جناب سلمان اقبال صاحب کا نام لیا گیا. پھر اس میں کہا گیا کہ ایک حکومت نے کیوں ارشد شریف کو پشاور ایئرپورٹ سے نکالا. آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرتے چلے جائیں کہ ارشد شریف قتل کیس کو کہاں پر ڈالا جائے گا, اس کا ذمہ دار بھی خان صاحب کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. جب چیزیں کھلیں گی بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا, وہ لوگ ملوث ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب مراد سعید کو بھی اس کے اندر ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے, کیونکہ مراد سعید کا جو لیپ ٹاپ ہے اس کی کھوج لگائی جا رہی تھی کہ مراد سعید کو اندر ڈالا جائے, اور مراد سعید کے پاس ایسے ایسے ثبوت موجود ہیں. یقین کریں کہ اگر مراد سعید ابھی منظر عام پر آتے ہیں, ان کو آپ کہیں کہ ہاں آپ اوپن ٹو سپیک ہیں, آپ کے پاس فریڈم ہے کہ آپ اس کے اوپر کھل کر بات کریں, ان کو عدالتوں میں پیش کریں, یہ جناب آپ اوپن ٹرائل کریں ارشد شریف قتل کیس کا, مراد سعید آپ کو بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. لیکن نہیں, پاکستان ہے. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ جلد ارشد شریف قتل کیس منطقی انجام کو پہنچے گا. یہ ابھی شروعات ہے, سمجھ لیں کہ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر آ چکا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اب جناب وہ کہتے ہیں, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان اور باقی تمام زمین پہ لیٹ جائیں گے. یہ پورا جن بھوتوں اور آئین کے ٹھیکیداروں کا گینگ تھا. ملک کی سیاسی معاشی سمت اب بالکل درست ہو جائے گی, سب اچھے بچے بن کر کام کریں گے. اب جناب یہ جو ہے وہ فوج نے ایک نئی پالیسی اپنا لی ہے کہ اب ڈنڈا اٹھانا ہے, ڈنڈا رگڑنا ہے. ہم نے ایسی کی تیسی تمہاری, تم ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے, ایسی کی تیسی تمہاری, تم نے یہ کام کر دیا ہے. اب یہ بڑا واضح ہے, یہ فیصل واڈا صاحب بات کر رہے ہیں ارشد شریف قتل کیس میں عمران خان کا نام, اور پھر معاملہ پھانسی تک جانا, آرٹیکل 6 کی کارروائیاں ہو رہی ہیں خان صاحب کے اوپر. تو اندر کھاتے صورتحال بہت خراب ہے. آرمی چیف صاحب نے اب یہ نئی جنگ چھیڑ لی ہے, وہ جناب تپے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں انف از انف, ایبسولوٹلی ناٹ. خان کو پیغام پہنچا دیا گیا, ایبسولوٹلی ناٹ. اب یہ جناب کا معاملہ بہت خراب ہے, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جا سکتا ہے, اور یہ 30 اگست تک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. حکومت کے لیے بھی آنے والے دن بہت برے ہو سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور سنگا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.